सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हमें चैप्टर शुरू करना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट चैप्टर का भी आज पहला लेक्चर है। तो देखो, कई बच्चे जो हैं वो क्लास 11th को स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और कई बच्चे जो शुरू करते हैं वो करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को हम कहते हैं मोल कंसेप्ट से। तो यही वाले चैप्टर से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो एटॉमिक मास के बारे में, एटम के बारे में, मोल के बारे में और स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी शुरू कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पहले तो मोल कंसेप्ट चैप्टर अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। देखो, अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, चाहे तुम्हें लाइफ में केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे हमने पढ़ी मास्टर्स की, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं केमिस्ट्री में, तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है तो तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए मोल का। मोल है क्या? एक काउंट करने का तरीका है। अगर तुम्हें रिएक्शन में यही नहीं पता होगा कि कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तुम कोई भी चैप्टर ठीक से नहीं कर पाओगे। जैसे अभी तुम्हारे पास 11th क्लास में इक्विलिब्रियम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, गैसीय स्टेट आएगा, फिर आगे सॉलिड स्टेट आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। तो कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें मोल कंसेप्ट नहीं आता तो तुम वो ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से इंडिविजुअली भी हर साल, मैं हर साल की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस आते हैं और हम सिली मिस्टेक्स की वजह से वहां पर गलत कर देंगे। तो आज अब टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। आज है हमारा पहला लेक्चर। तो हमें पढ़ना क्या क्या है मैंने तुम्हारे को बता दिया कि आज के लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा एटॉमिक मासेस के बारे में, क्योंकि मास पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने टाइप्स के मास होते हैं हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद मोल कंसेप्ट चैप्टर है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा 1 मोल होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट केसेस में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को दे दिए जाएं, कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई केस दे रखा है, मास दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है गैस का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हम वो निकालेंगे। बाद में यूनिट कन्वर्जन्स बताऊंगा मैं तुम्हें, प्रेशर की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में। उसके बाद सब कुछ कलेक्ट करके हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये आज के लेक्चर के कंटेंट है जो आज तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला हमें पढ़ना है एटॉमिक मासेस। तो ऐसे हेडिंग डालो, हमें शुरू करना किससे है? एटॉमिक मासेस से। देखो, हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें एक तरह का मास दिया है, ग्राम एटॉमिक मास दिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, फंडामेंटल टर्म्स। जैसे हम कुछ भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो। लेकिन एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमें वहां पर एक नई एंटिटी की जरूरत पड़ती है, एक नई टर्म की जरूरत पड़ती है। तो वही टर्म्स हमें पढ़नी है एटॉमिक मासेस में। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसे ही अपने नोट्स बना लो तो तुम्हें बाद में रिकॉल करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, या हम लिख सकते हैं अपॉन 1 AMU। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU मतलब मान लो कोई भी एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, उसके एक एटम का मास विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। ठीक है, दोबारा से सुनो, कोई भी एटम अपने दिमाग में सोचो। कार्बन सोच लिया, कार्बन के एलिमेंट का एक एटम की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक कार्बन का एटम, उसका कितना मास है विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब ये 1 AMU क्या है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी एक तरह का मास है। तो 1 AMU को हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटम के स्तर पर जाकर अगर हम उसे तोलेंगे तो उसे एटॉमिक मास यूनिट में तोलेंगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास, 1U इज इक्वल टू, एक तो ऐसे लिख लो 1/12 द मास, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ
C12 आइसोटोप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुम्हें, तो है क्या, देखो आइसोटोप तुम जानते हो, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो C12 कार्बन 12 जो होता है उसके एक एटम का जितना मास होता है उसका 12वां हिस्सा। मुझे पता है काफी कंफ्यूजिंग है, तुम इसको एक बार ही रीड करो, 2 बार रीड करो। 1/12 हिस्सा ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज 1 AMU। और सबसे ज्यादा तो ये है कि इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं। तो यहां पर लिख लो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मतलब इतनी छोटी यूनिट है, 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का भी इतना छोटा हिस्सा एक एटम का मास देता है। ठीक है, तो यहां पर स्टार लगाकर इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो पहली टर्म हमने क्लियर कर ली, रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकंड हमें पढ़ना है एटॉमिक मास। और हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा तो एक चीज यहां पर मैं तुम्हें बताना भूल गया हूं कि देखो न्यूमरेटर में भी एक मास है, डिनोमिनेटर में भी एक मास है। तो जहां पर भी रिलेटिव वर्ड आएगा वहां पर जो हमारी टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे देखो अगर न्यूमरेटर में भी केजी हो, डिनोमिनेटर में भी केजी हो, तो केजी से केजी कैंसिल कर देते हो। सिमिलरली ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो जो भी वैल्यू आएगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसकी कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो जहां भी रिलेटिव वर्ड मिले वहां पर जो टर्म है वो क्या हो जाती है, डायमेंशन लेस। तो सेकंड हम देख रहे थे एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिख लो पहले, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। भाई बिल्कुल सिमिलर सा ही है, बस इसमें रिलेटिव टर्म नहीं है। वहां पर एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास था, यहां पर एटॉमिक मास है, मतलब हमें 1 AMU से डिवाइड नहीं करना। तो सिंपल एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट लो, उसका एक एटम उठा लो, उसका जो मास है वो क्या है, एटॉमिक मास। एग्जाम्पल ले लो तुम, जैसे ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर हम लिखेंगे, पहले बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, RAM क्या हो गया इसका, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16। AMU लिखूं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें यहां पर बताया है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस टर्म है। लेकिन अगर हम यहां पर इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब यहां पर AMU मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव एटॉमिक मास से, तो यहां पर 16 क्या आ जाएगा, AMU। तुम एक काम करो, तुम यहां पर लिख भी सकते हो कि एटॉमिक मास हम तोलते हैं इन AMU। कुछ नहीं किया, मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यही चीज लिखी हुई है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जब 1 AMU को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास डायमेंशनलेस, एटॉमिक मास इन AMU, ये चीज याद रखना, ये डायमेंशनलेस। और जो एटॉमिक मास है वो होता है विद डायमेंशन, विद यूनिट्स। थर्ड लेके चलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब भाई ये हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, तुम्हें क्वेश्चन में भी मिलेगा। यूजुअली तुम हर क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास का ही यूज करोगे जब तक तुम्हें स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो फर्क देखना क्या, वहां पर था 1 एटम, यहां क्या है 1 मोल ऑफ एटम्स। रुको हाईलाइट करके दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो वहां था 1 एटम का, यहां है 1 मोल ऑफ एटम्स का। तो ध्यान रखना ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लो सल्फर का एग्जांपल ले लो। पहले तो सल्फर का एटॉमिक मास मेरे को बताओ। एटॉमिक मास था
32 AMU। AMU लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बोला, एटॉमिक मास बोला है। तो अब इसके 1 मोल एटम्स को जब हम लेंगे, और हाँ अभी तो हमें 1 मोल को भी डिफाइन करना है, तो अभी धीरे धीरे उस पर आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही है, 1 मोल होता क्या है। तो अभी के लिए याद रखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये था एक एटम का मास, तो 1 मोल का मास कितना होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 32 इंटू, ये एक एटम का था, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, तो Na इंटू, अब हमें आंसर देना है ग्राम में। तो 1 AMU में यहां देखो कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो यहां पर हम लिख देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब जो आंसर आएगा वो आएगा ग्राम में। एक एटम का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, वही चीज लिखी है और कुछ नहीं है। तो यहां लिखो 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इंटू वही 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और ये जो पूरी वैल्यू होती है, ये पूरी कंबाइंड, इसकी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल। तो यहां पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना हुआ, 32 ग्राम। तो एक बार शॉर्ट एग्जांपल ले लें। अगर मैं बोलूं सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो होगा 32। एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास तो वो आएगा 32 AMU। अगर मैं तुम्हें कहूं ग्राम एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो एक छोटे से एग्जांपल से अब तीनों चीजें क्लियर हो गई। रिलेटिव एटॉमिक मास डायमेंशनलेस, एटॉमिक मास 32 AMU और ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम्स। तो यहां पर हमने अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक टॉपिक क्लियर कर लिया, एटॉमिक मास। ये तीनों चीजें हो गई हमें क्लियर। अब सेकंड हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मोल। तो चलो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। अब भाई 1 मोल होता क्या है, देखो अभी सिंपल तुम्हें लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कुछ भी फ्रूट खरीदने जाते हैं, सबसे ज्यादा तो केले ही खरीदते हैं। तो हम बोलते हैं, जैसे अब तुम जब जाओगे तो उसको क्या बोलोगे, 12 केले दे दो, 24 केले दे दो। तो यूजुअली हम ऐसे नहीं बोलते, हम कैसे बात करते हैं, भैया 1 दर्जन केले दे दो, 1 डजन केले दे दो, 2 डजन केले दे दो। तो वो डजन क्या है, वो कलेक्टिव नंबर है। 12 केलों को हमने क्या बोल दिया, 1 डजन। 24 केलों को हमने क्या बोल दिया, 2 डजन। तो काउंटिंग को जब हमने कलेक्ट कर लिया तो हमने एक एंटिटी बना दी। वैसे ही जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, या कोई भी एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हम कलेक्टिवली काउंट करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। जैसे भाई अब अगर मैं बोलूं 1 मोल केले दे दो, तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं, पर रेडी वाले को बहुत ज्यादा गिनने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मोल काफी बड़ी क्वांटिटी होती है। तो क्या हम मोल सिर्फ काउंटिंग से ही निकाल सकते हैं, गिनती से ही? नहीं, ऐसे ही हम मास से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम दुकान पे जाते हैं, हर बार ये नहीं बोलते कि 500 ग्राम पनीर दे दो, सीधा बोलते हैं आधा किलो। तो ऐसे ही जो टर्म्स हैं वो डिफाइन हो रखी है। मोल में भी हम देखेंगे कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। अब केले वाला एग्जांपल तो तुम नहीं लिख के आ सकते, तो फॉर्मल डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, ions और any other entity, वो केले भी हो सकते हैं, और any other entity which are equal to atoms, which are equal to, ऐसा लिखो, number of atoms,
विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब तुम सोच रहे होगे समझाया तो केले से था, अब ये C12 कैसे आ गया? कुछ नहीं है, देखो ये वही कहना चाहता है कि 1 मोल उसको कहते हैं, उतने एटम्स को कहते हैं जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम C12 आइसोटोप में। मतलब C12 आइसोटोप लेके आओ, उसको 12 ग्राम तोल लो, अब जितने एटम्स उसमें होंगे उसी को हम कहेंगे 1 मोल। सिंपल। और सबसे ज्यादा जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा वो तो तुम्हें पता ही है, 1 मोल इज इक्वल टू, होते कितने हैं भाई? ये तो ठीक है C12 बोल दिया 12 ग्राम में, होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी कह सकते हो। और इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। तो मान लो अगर मैंने किसी को बोला कि भैया 1 मोल केले दे दो, तो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 केले देने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके 1 मोल केले बनेंगे। तो यूजुअली क्या होता है, हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को मोल में ही डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे एटम्स मिलकर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी टर्म को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स या 1 मोल। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे डिफरेंट केसेस में। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। एक सेकेंड, हाँ, तो कैलकुलेशन करनी है अब हमें नंबर ऑफ मोल्स की। हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमें बताना होगा कितने मोल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ये भी काफी सारे केसेस में हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो लिखो केस 1, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। जब तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तब तुम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हें मोल नहीं निकालना, तुम्हें डजन बताने हैं, कितने दर्जन मैं लेके आया हूँ। अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैं 36 केले लेके आया हूं दुकान से, तुम मुझे बताओ कितने डजन होंगे वो, तो तुम क्या करोगे, उसको 12 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 1 डजन में 12 केले होते हैं। तो तुम कहोगे 3 दर्जन लेके आया भाई। वैसे ही तुम्हें मोल्स बताने हैं, तो इसमें क्या बड़ा पहाड़ टूट गया। तो लिख दो, इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जितने वो तुम्हें बताएगा। जैसे अभी तुम्हें मैंने बताया मैं 36 केले लेके आया हूं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। भाई एवोगैड्रोस नंबर ही तो 1 मोल के इक्वल है। जैसे 12 केले 1 डजन के इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के इक्वल है। तो हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये पहला केस हुआ अगर तुम्हें दे रखा हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखते हैं सेकंड केस। तो केस 2 लिख लो, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अब तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिए, मास दे दिया कि हमने 12 ग्राम लिया, 13 ग्राम लिया, 14 ग्राम, कुछ भी लिया। तब वहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका है, वो है गिवन मास। गिवन मास तुम्हें जनरली दे रखा होता है ग्राम में, डिवाइडेड बाय, क्या करना है तुम्हें, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। मोलर मास ही क्यों? मोलर मास ही तो होता है 1 मोल का मास। तो जितना मास दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किस में होता है? ग्राम पर मोल में। 1 मोल का मास, तो ग्राम से ग्राम जब कटेगा तो मोल चला जाएगा ऊपर। तो बिल्कुल तुम ऐसे अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि तुमने ठीक किया या नहीं। ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल, तो मोल ऊपर चला गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। तो सेकंड केस क्या बना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर भी देखो, जो ग्राम एटॉमिक मास था तुम्हारा,
ये था मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो हम यहाँ पर लिख रहे थे कि ये आ रहा था ग्राम में, और कितना आ रहा था 1 मोल के लिए, तो इसको ग्राम या ग्राम पर मोल कुछ भी लिख सकते हो, 1 मोल का मास था। सिमिलरली वही मोलर मास हमने यहाँ पर यूज किया है। तो चलो अब एक केस 3 भी बनता है जहां पर तुम्हें गैसेस का वॉल्यूम दे रखा हो, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले उससे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज टेकन एज अ सैंपल। अब यहाँ पर तुम्हारी सारी नॉलेज लग जाएगी। एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दे दिए मैंने, यहाँ पर सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे जितने अभी तक पढ़े हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल, इनके कितने कितने मोल्स हैं ये बताने हैं। मास ऑफ कार्बन इन इट, कार्बन का मास कितना है इसके अंदर, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो ये चीज लिख भी लो, हो सकता है तुम्हें दी भी हो, लेकिन तुम्हें याद भी होनी चाहिए। ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। और अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे यूजुअली ना दिया होता है, मैंने तुम्हें नहीं दिया, मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ग्लूकोज का जो वेट है वो होता है 180 ग्राम। तो अब जो है हमें पहले ही चीज निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इतने सैंपल में। तो यहां पर देखो मैंने तुम्हें लिखवा रखा है व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, तो तुम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो ठीक है, जो बताया है वही करना है। मास दे रखा है, मोल्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास कितना है लिख लो, लिख देता हूं फॉर्मूला दोबारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन कितना है 90 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यहां पर दे रखा है कितना है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो 90 और 2 कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मोल ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और आए कितने 1/2, मतलब कि 0.5 मोल्स। लो पहला पार्ट तुम्हारा इजीली सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH एंड O सैंपल। तो पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के कितने होंगे। देखो 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के 6 मोल है, तो आधे मोल ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल होंगे। बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, मैं तुम्हें फिर से एक बार क्लियरली बताता हूं। 1 मोल ग्लूकोज को देखो कितने कार्बन एटम है यहाँ पर C6। जब 1 मोल में 6 कार्बन एटम है तो आधे में कितने होंगे, 6 का आधा कर दो तो आंसर आ जाएगा 3 मोल्स। अगर तुम्हें वैसे ही मैथमेटिकली देखना है तो ऐसे लिख लो, 1 मोल में कितने हैं 6, तो आधे में कितने होंगे, आधे को ऐसे लिख दूं 1/2, 2 3 जा। अगर मैथमेटिकली देखना तो ऐसे देख लो, लेकिन बड़ा ही इजी है। सिमिलरली नंबर ऑफ H, अब ये तुम बताओ कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ H मोल्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। 1 मोल में कितने हैं 12, तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 12 का आधा 6 मोल्स, सिंपल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने होंगे, 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.5 मोल ग्लूकोज में 6 का आधा 3 मोल्स ऑक्सीजन होंगे। तो सेकंड पार्ट भी हमने इजीली कवर कर दिया। अब इसको मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको भी। लो फर्स्ट पार्ट इरेज कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मास ऑफ कार्बन इन इट। तो पहले बात तो यह है कि क्या निकालना है हमें, मास ऑफ कार्बन इन द सैंपल, इन द सैंपल। तुम्हें पता है 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है। जब 1 मोल लेते हैं, तुम फर्स्ट स्लाइड पे चलो, जब 1 मोल सल्फर का लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास आता है 32 ग्राम पर मोल। सिमिलरली जब 1 मोल कार्बन को लेके चलेंगे
तो 1 मोल कार्बन को लेके चलेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 12 ग्राम पर मोल। तो अब यहां पर कार्बन के मोल्स कितने हैं, यहां पर हमने निकाले 3 मोल्स। तो हमारे पास अब जो मास आ गया कार्बन का वो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, मोल कितने हैं 3 मोल्स। 1 मोल का मास कितना है 12 ग्राम पर मोल। मोल्स कितने हैं 3 मोल्स। तो मोल से मोल कैंसिल, तो टोटल जो आ गया वो हमारे पास मास आ गया 12 3 जा 36 ग्राम्स। मोल से मोल हो गया कैंसिल। तो यहां से अगर तुम यूनिट लिख के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तुम्हारे ज्यादा चांस होते हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट हो। तो यहां पर थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 36 ग्राम जो है हमारे पास कार्बन है। अब फोर्थ वो बोल रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। तो चलो यहीं कहीं कोने में फंसा देते हैं, इसको भी यहां कर देते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है कितने होंगे। पहले तो ऑक्सीजन के मोल्स देख लो कितने हैं। ऑक्सीजन के मोल्स हैं 3 मोल्स, तो 3 मोल्स इनटू 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। यार यहां पर देखो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम होते हैं या होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ भी कह लो। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो 3 इंटू Na, या अगर टोटली सोल्व करना हो तो ऐसे कर लेना 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। गलती क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा और तुमने लिख दिया 3। भाई 3 तो ऑक्सीजन के मोल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो हमने एक ही क्वेश्चन से ये सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, जिसमें हमारा एटॉमिक मास भी लगा, ग्राम एटॉमिक मास लगा, और हमारा 1 मोल का डेफिनेशन भी लग गया। केस 1 भी पढ़ लिया और हमने केस 2 भी पढ़ लिया। तो एक ही क्वेश्चन से सब कुछ सोल्व हो गया। अब जो हमारा थर्ड केस रह गया था, यहां पर मैंने तुम्हें नहीं लिखवाया, केस 3। अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो गैसेस के केस में, तब क्या करेंगे। तो केस 3 लिख लो, केस 3 फॉर गैसेस। अब ये सिर्फ फॉर गैसेस ही है, सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होगा। तो फॉर गैसेस इफ एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन दे रखा हो तुम्हें, इफ एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। अभी बताता हूं एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस होती क्या है। तो है कुछ नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो फॉर गैसेस इफ एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। तो अगर वॉल्यूम दे रखा है गैस का, तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर पर मोल। भाई मोलर वॉल्यूम है ना, तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, तो वही है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर तुम्हें गैस का एग्जांपल दे रखा हो तो वो जरूर बताएगा कि हमारे पास 48 लीटर गैस है, अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से। अब मुद्दे की बात यह है कि मोलर वॉल्यूम आएगा कैसे। तो इसके लिए पहले हम जानते हैं एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। तो लिख लो एसटीपी और एनटीपी कंडीशन हमारे पास हैं क्या। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक रेफरेंस यूनिट लेकर चलते हैं हम। एट एसटीपी, यहीं पे लिख लो एसटीपी। प्रेशर जो लेते हैं हम वो होता है 1 बार, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे लिखते हैं, 273.15 केल्विन। ये तुमने क्लास 10th में भी सीखा होगा टेम्परेचर कन्वर्जन। अगर किसी को नहीं पता तो लिख लो, केल्विन अगर हमें निकालना हो और सेल्सियस दे रखा हो तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जो भी सेल्सियस में दे रखा है प्लस कर देना उसमें 273.15। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा केल्विन में।
अब ये 273.15 करो चाहे 273 ही ऐड कर लो, 15 से कुछ खास फर्क आएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशंस को, प्रेशर जब 1 बार हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और यहां पर जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इस टेम्परेचर प्रेशर पे ये होता है 22.4 लीटर। अब एक खास बात ये भी चल रही है आजकल कि ये जो मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। जब मैं तुम्हारी क्लास में था 11th क्लास में, तब हमने भी 22.4 पढ़ा था, लेकिन अब नई एसटीपी कंडीशंस को ले आए हैं। तो ये 22.4 लीटर तब था जब, लिख लो एक नोट बना के, ऐसे लिख लो, ऐसे इंपॉर्टेंट करके लिख लो, फॉर ओल्ड डेफिनेशन। भाई यहां पर तुम्हें फंसाया जा सकता है। ओल्ड डेफिनेशन में क्या था, प्रेशर को हम लेते थे 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर लेते थे 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर लेते थे 0 डिग्री सेल्सियस। तब जो मोलर वॉल्यूम आता था उसको लिखते थे 22.4 लीटर। लेकिन न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, न्यू डेफिनेशन, प्रेशर जो है हमने 1 एटमॉस्फेरिक नहीं लिया, 1 बार ले लिया। हालांकि एटमॉस्फेरिक और बार में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहीं ना कहीं तो है, वो भी बताऊंगा कहां पे डिफरेंस है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम अब जो वो आता है 22.7 लीटर। तो अगर तो तुम्हें, और मोलर वॉल्यूम का मतलब एक चीज ध्यान रखना कि ये पर मोल ही है, लीटर पर मोल, एक मोल का ही कितना वॉल्यूम है, उसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब ये स्पेशल अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा हो 22.4 लीटर यूज करना, तो यही यूज करना। और अगर कुछ ना आया और एक एमसीक्यू दे दिया जिसमें 4 ऑप्शन दिए कि एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4, 22.7, 40 लीटर या 50 लीटर, तो तुमने टिक कौन सा करना है, 22.7 लीटर पर मोल। तो यहां पर हमने देख लिया कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मिल गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो चलो अब ये सब देखने के बाद अगर एसटीपी की कंडीशंस को छेड़ दिया जाए, अगर भाई कंडीशंस एसटीपी हुई ना, प्रेशर 1 बार नहीं हुआ और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना हुआ, तो वहां पर हम एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो वहां पर इफ द कंडीशंस आर, लिख लो, इफ द कंडीशंस आर नॉट एट एसटीपी। जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक की हो, हर बार जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस हो। जैसे अभी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है मेरे रूम में, तो मुझे गर्मी लग रही है, तब जो है हम मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ये नहीं ले सकते। तो ऐसे केसेस में हमें एक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, PV इज इक्वल टू nRT। तो ये जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये लेक्चर काफी लंबा जा चुका है। तो अब ऐसे केसेस को देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अपने नोट्स बनाते रहो, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। यहीं से, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अगर एसटीपी कंडीशंस के साथ छेड़छाड़ की तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अभी के लिए तुम इसको एक बारी देख लो, रिवाइज कर लो। मैं तुम्हें एक बारी सारी स्लाइड दिखाता हूं। हमने आज कवर क्या क्या किया। हमने यहां पर एटॉमिक मासेस कर लिए, डेफिनेशन ऑफ मोल कर ली, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल कर लिया, एक न्यूमेरिकल देख लिया जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। यूनिट कन्वर्जन अभी बाकी है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।